चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। ठीक है, चलो सबसे पहले तो चार्ज होल्डर कौन होता है? कौन होगा चार्ज होल्डर? देखो मान लो कि ए है ना, ए गिव्स लोन टू बी लिमिटेड, ए गिव्स लोन टू बी लिमिटेड। ए ने किसको लोन दिया? बी लिमिटेड को। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। एंड बी बी ने क्या किया? ठीक है, बी केप्ट हिज बिल्डिंग एज अ चार्ज। बी ने अपनी बिल्डिंग किस तरीके से रख दी? चार्ज की तरह। किस तरीके से रख दी अपनी बिल्डिंग उसने? चार्ज की तरह। आ रहा है क्या ये समझ में? तो अगर उसने अपनी बिल्डिंग चार्ज की तरह रख दी, ठीक है, ठीक है, तो जो ए है, ए विल बी द व्हाट? चार्ज होल्डर। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो अगर इस नॉर्मली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में देखा जाए कि ए ने बी लिमिटेड को लोन दिया है, तो यहां पर चार्ज है, ये सिक्योरिटी के तौर पर रखी हुई है इसने बिल्डिंग, तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है ना। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कराने की बेसिक जिम्मेदारी है किसकी? ये रजिस्ट्रेशन कराने की बेसिक जिम्मेदारी किसकी है? बी लिमिटेड की। बेसिक जिम्मेदारी है बी लिमिटेड की। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि अगर कंपनी नहीं कराती, नुकसान तो किसको हो सकता है? एक बार एग्जांपल पढ़ो। ये क्या है? ये ए ने लोन दिया है बी लिमिटेड को। आ रहा है समझ में? चार्ज होल्डर कौन है? ए। क्लियर है? चार्ज रजिस्टर कौन कराता है? बी। आ रहा है समझ में? बी ने नहीं किया तो नुकसान किसका हो सकता है? ए का। आ रहा है समझ में? तो हम बोल रहे हैं कि अगर बी ने नहीं कराया तो ए को तो चिंता होनी चाहिए ना अपने लोन की, तो ए भी क्या करा सकता है इस प्रोविजन के तहत? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आ रहा है क्या ये समझ में? देखो जरा ध्यान से, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर। देखो ध्यान से, ठीक है ना। कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर कराना पड़ता है? 30 डेज। अगर 30 डेज में कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, अगर 30 डेज में कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, तो चार्ज होल्डर अप्लाई कर सकता है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। फॉर व्हाट? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। आ रहा है समझ में? बाकी बी पॉइंट का मतलब का नहीं है क्योंकि एज प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहां पर जो क्रेडिटर है, जो लोन प्रोवाइडर है, वो पहुंचा है किसके पास? आरओसी के पास। वो पहुंचा है आरओसी के पास। काय के लिए? रजिस्टर कराने के लिए। तो क्या बोल रहा होगा चार्ज होल्डर इस आरओसी को कि मैंने कंपनी को लोन दिया है और कंपनी ने ये चीज मेरे पास गिरवी रखी है, तो आप इसको रजिस्टर कर लें। तो आरओसी क्या करेगा? कंफर्म करेगा। किससे कंफर्म करेगा? बेसिकली कंपनी। तो वो इंटिमेट कर रहा है, नोटिस दे रहा है, परमिशन तो नहीं लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? नोटिस दे रहा है और वेट कर रहा है 14 दिन का कम से कम। अरे समझ नहीं, मैक्सिमम 14 डेज का वेट कर रहा है वो। कौन वेट कर रहा है? आरओसी। किस बात का? कि कंपनी उसको बता दे क्या, अगर ये सही है कि नहीं, अगर लोन वोन उसने नहीं दिया है तो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? उसके बाद फिर क्या होगा? रजिस्ट्रार जो है शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर इफ द कंपनी इटसेल्फ रजिस्टर्स द चार्ज। बहुत सिंपल है, चार्ज होल्डर को कराने की जरूरत नहीं है अगर रजिस्ट्रेशन किसने करा लिया? कंपनी ने। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो दूसरा क्या है कि कंपनी ये बोल दे कि भैया अभी चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ है या इसने लोन नहीं दिया, अभी तो प्रोसेसिंग चल रही है, समझ में आ रहा है?
तो अगर कंपनी ने कुछ सफिशिएंट कॉज बता दिया कि ये चार्ज रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो चार्ज होल्डर के कहने पर भी चार्ज रजिस्टर नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, चार्ज रजिस्टर कराने की कुछ फीस लगती है। कायदे से ये फीस की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की। लेकिन अभी किसको पे करनी पड़ रही है ये फीस? चार्ज होल्डर। तो क्या वो कंपनी से मांग लेगा? हाँ, कानून के हिसाब से ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फीस पेड टू द आरओसी। आ रहा है समझ में? रीड कर लो सेक्शन 78 फटाफट से। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। रिसीवर कौन होता है? जब कोई इंसॉल्वेंट वगैरह होता है ना, तब इसकी जरूरत पड़ती है। आ रहा है समझ में? जब कोई क्या होगा? इंसॉल्वेंट। ठीक है, देखो जरा, इफ अ पर्सन obtains an order from the court to appoint a person as a receiver or manager of any property of the company which is subject to charge। बहुत ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। ठीक है, जब असेट बेचकर लायबिलिटी चुकाने का टाइम आता है, मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट, कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही है ना, या इंसॉल्वेंट, जो भी बोलते हैं कंपनी को, है ना, तब रिसीवर मैनेजर अपॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ये, आ रहा है समझ? बाकी लिक्विडेशन भी हो सकता है, तब ये लोग अपॉइंट होते हैं। है ना। तो जब एसेट बेचकर लायबिलिटी चुकाने का टाइम आता है, मतलब कंपनी बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट हो रही है, तब रिसीवर अपॉइंट होते हैं। उस समय ठीक है, क्या लिखा है देखो, सच पर्सन शैल गिव 30 days, within 30 days give a notice to the company and the registrar along with a copy of such order or such instrument, and the registrar shall register the same। पॉइंट समझो, जब वो रिसीवर अपॉइंट होता है
तो नोटिस दिया जाता है कंपनी को और किसको, रजिस्ट्रार को। तो जब असेट बेचकर लायबिलिटी चुकाने का टाइम आता है, मतलब कंपनी बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट हो रही है, तब रिसीवर मैनेजर अपॉइंट होते हैं। उस समय आरओसी और कंपनी को नोटिस दिया जाता है। सिंपल बात है, लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पेचीदा सा हो जाता है, बाकी बात बहुत सिंपल सी है। तुम ऐसा समझ लो कि क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा है। किसको अपॉइंट कर रहा है वो? उस व्यक्ति को, कि हाँ भाई इसने लोन नहीं चुकाया, अब आप इसकी प्रॉपर्टी बेचो और हमारा पैसा दो। तो उसको अपॉइंट कर रहा है जो क्रेडिटर, तो वो किसको बताएगा? कंपनी को और आरओसी को जरूर बताएगा। बस ये वाली बात है। क्लियर है? और सेम है, जब वो छोड़ के जाएगा तब भी बता देना। नहीं नहीं, क्रेडिटर है जो ऑक्शन करवाएगा, उसको तो अपॉइंट खुद ही कोई करेगा ना, अपने आप से थोड़ी कोई आ जाएगा। अपने आप से क्रेडिटर आएगा ना, उसके पैसे नहीं मिले। रिसीवर या मैनेजर को अपॉइंट कर रहा है वो क्रेडिटर, कह सकते हो ऑक्शनियर टाइप का, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, जब रिसीवर मैनेजर अपना ऑफिस छोड़ेगा तब भी आरओसी और कंपनी को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, बाकी रूल्स में कुछ नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म नंबर दिया है CHG6, है ना? उसके बाद क्या दिया है? कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले तो ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का क्या मतलब? इसका मतलब लोन रीपे कर दिया गया है,
ठीक है। और अब सिक्योरिटी या चार्ज हटाना है तो आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, चार्ज हटा दो, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। अब ये इंफॉर्मेशन कितने दिन में देनी पड़ेगी? 30 डेज। और ये नहीं दे पाए तो इसमें 300 दिन नहीं हटाया गया है, यानी जो चार्ज रजिस्ट्रेशन का था वो 30, 30, 60 रहा, इसमें क्या है 30 और 300। पॉइंट समझ आ रहा है? 30 दिन में नहीं कर पाए तो एडिशनल फीस दे करके 300 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हो, क्योंकि ये उतना भारी भरकम काम नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इसमें इतनी कोई दिक्कत भी नहीं। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है क्या ये? ठीक है। तो वेयर अ रजिस्टर्ड चार्ज इज पेड और सेटिस्फाइड इन फुल बट द कंपनी डज नॉट गिव द रजिस्ट्रार एन इंटीमेशन कि भैया ये पे कर दिया है, 30 दिन में नहीं बताया, तो कंपनी या चार्ज होल्डर जो है वो अप्लाई करेंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, माफी के लिए कि भैया डिले हो गया, माफ कर दो। तो रजिस्ट्रार फिर अलाउ कर सकता है सेटिस्फेक्शन का रजिस्ट्रेशन विद इन 300 डेज ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन। मतलब 30 + 270 है ये, आ रहा है समझ? के लिए एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, ये सी वाला पॉइंट है। क्लियर है? इसके लिए रजिस्ट्रार प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करेगा? देखो, ऑन रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू द नोटिस टू द चार्ज होल्डर रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज as to why the satisfaction of charge should not be recorded। मतलब क्या होगा? अब देखो, कौन बोल रहा है लोन चुका दिया गया है? कंपनी। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी झूठ बोल रही है ना? तो जैसे ही, अब क्या हुआ था, कंपनी ने लोन लिया था, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करा दिया, हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब कंपनी इन्फॉर्म कर रही है आरओसी को कि भैया मैंने लोन चुका दिया, तो इस बात का कंफर्मेशन किससे करना जरूरी है? चार्ज होल्डर से करना जरूरी है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस बात का कंफर्मेशन किससे किया जा रहा है? चार्ज होल्डर से। चार्ज होल्डर से अपन पूछेंगे, ठीक है, क्या कि भाई चुका दिया क्या तुम्हारा लोन? तो आरओसी बेसिकली क्या कर रहा है? नोटिस दे रहा है किसको? चार्ज होल्डर को। उसको दे रहा है 14 दिन का टाइम मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अगर चार्ज होल्डर कुछ नहीं बोला तो रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ मतलब कंपनी ठीक ही बोल रही होगी। अब पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब एक तरीके से क्या हुआ, कंपनी बोल रही है आरओसी कि भैया हमने लोन चुका दिया, अब हमारा जो चार्ज रखा था ना, आपने लिखा था ना, उसको हटा दो। तो आरओसी कह रहा है कि चलो एक बार मैं क्रेडिटर से तो पूछ लूं।
तो उसने क्रेडिटर को बोला कि हाँ भाई बोल रहे हैं लोन चुका दिया है, ठीक है। अब वेट नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है 14 दिन, कोई जवाब नहीं आया तो मैंने कहा ठीक है चुका दिया होगा, तभी तो ये बोल नहीं रहा। कौन नहीं बोल रहा? क्रेडिटर। आ रहा है समझ में, एक चार्ज होल्डर, ठीक है। तो रिकॉर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर लेगा फिर वो, और कंपनी को बोल देगा हाँ भाई तुमने ऐसा बोला था, रजिस्टर हो गया। क्लियर है ना? अब चार्ज होल्डर को नोटिस की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज होल्डर खुद ही आया ये रजिस्ट्रेशन करवाने। अगर जिसने लोन दिया था वही आके बोल रहा है कि यार लोन चुका दिया, तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे? क्या कंपनी को बताना है कि अरे ये तो बोल रहे तुमने लोन चुका दिया, तुमने लोन चुका दिया है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जब कंपनी बता रही है तो वो चार्ज होल्डर को बता रहा है, लेकिन जब चार्ज होल्डर बता रहा है तो वो कंपनी को नहीं बता रहा है। ये कॉमन सेंस है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? ठीक है ना? फिर वेयर एनी कॉज इज शोन बाय द चार्ज होल्डर, अगर कोई कॉज शो किया गया तो क्या होगा? द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय हिम, इन्फॉर्म द कंपनी रिगार्डिंग द कॉज शोन बाय द चार्ज होल्डर। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर चार्ज होल्डर ने इस बात में आपत्ति दर्ज की कि भाई नहीं नहीं अभी काहे को रजिस्टर कर रहे हो आप, कुछ तो भी गड़बड़ है, तो फिर क्या होगा? तो रजिस्ट्रार उसका नोट ले लेगा और फिर अब तो वो वेट करेगा कि पहले ये मैटर रिजॉल्व होगा, उसके बाद ही अपन क्या कर पाएंगे? चार्ज रजिस्टर, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर कर पाएंगे। क्या ये क्लियर है? समझ आ रहा है? पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड द सेटिस्फेक्शन इन अदर केसेस। पॉइंट ये है कि कोई बता ही नहीं रहा, लोन वोन चुका दिया गया है लेकिन वो पड़ा ही हुआ है उसके पास, तो हमने रजिस्ट्रार को अलग से पावर दी कि उसको अदरवाइज पता लग जाए ना क्या कि लोन वोन चुका दिया गया, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर सकता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो अलग से इसको पावर दे दिए गए। आ रहा है क्या समझ में? और द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिकॉर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस अदरवाइज देन ऑन रिसीट ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। अगेन इसके जो रूल्स हैं इसमें सिर्फ दो चीजें काम की हैं, अगर देखोगे आप, CHG 4 और CHG 5। क्लियर है क्या? रीड कर लो बेटा इसे। हाँ एक पॉइंट और है वैसे इसी से रिलेटेड है कि कब कर लेगा वो रजिस्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का? जब पैसे पे हो गए या प्रॉपर्टी रिलीज हो गई। प्रॉपर्टी रिलीज मतलब छोड़ दी कि हाँ भाई ठीक है बेच दी या कुछ और चेंज कर लिया दोनों ने मिल करके, है ना, कि भैया आप ये प्रॉपर्टी को हटा दो, चार्ज होल्डर रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। या प्रॉपर्टी जो है वो अब कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बेच दी कंपनी ने या डिस्ट्रॉय हो गई, आ रहा है समझ में? तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। एविडेंस ऑब्वियस बात है शो करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? क्लियर है? रीड कर लो पूरा ये।
पढ़ेंगे बेटा आगे। चलो आगे देखते हैं। पावर ऑफ सीजी टू एक्सटेंड द टाइम फॉर गिविंग इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज एंड टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी ओमिशन और मिस स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से, सीजी के पास पावर है कि वो डिले को माफ कर दे, लेकिन बेटा सिर्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, क्रिएशन नहीं लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से, अमेंडमेंट के बाद है ये स्थिति। पहले सबके लिए होता था, क्रिएशन वेरिएशन सबके लिए होता था, लेकिन अब से सेटिस्फेक्शन के लिए। और रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार, कुछ गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गया तो उसके लिए भी सीजी आपको कर सकता है, अलाउ कर सकता है। ठीक है, करें क्या? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 87, देखो जरा। सेक्शन 87 अप्लाइज इफ देयर इज ओमिशन टू गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। नहीं बता पाए, किसको? रजिस्ट्रार को, भूल गए। क्लियर है? दूसरा है देयर इज सम ओमिशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर्स ऑफ एनी फाइलिंग प्रीवियसली मेड टू द रजिस्ट्रार। जब पहले बताया था रजिस्ट्रार को तो उसमें कुछ रह गया था, आ रहा है समझ में, या कुछ गलत हो गया था, ओमिशन या मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन को लेकर के, मॉडिफिकेशन को लेकर के, सेटिस्फेक्शन। बहुत ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ रहा है? सेटिस्फेक्शन वगैरह के बारे में बताना भूल गए थे, क्रिएशन के बारे में भूलना नहीं है ना। बाकी जो डिटेल्स दी थी उस पर्टिकुलर्स में कुछ चेंज है, ये तीनों का कवर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी वाली बात है यहाँ पर, नॉर्मली नहीं दिखती है। लीगल कंटेंट है, मतलब समझना। चार्ज रजिस्टर कराना भूल गए तो उसमें 30, 30, 60 दैट्स इट, इतनी टाइम लिमिट है। रीपे कर दिया वो बताना भूल गए, 30 + 300, 30 + 270 डेज। चार्ज रजिस्टर कराया लेकिन उसकी जो डिटेल थी उसमें कुछ गलती हो गई, 30 + 270। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? मतलब सीजी से आप पूछ सकते, समझ में आया? चलो देखो, तो सीजी इज एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डर कि टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए और ओमिशन वगैरह जो है वो रेक्टिफाई कर दिया जाए। पावर्स ऑफ सीजी में ये लिखा हुआ है। CJ is empowered to make the order that the time for giving intimation or satisfaction shall be extended, or है ना, and the omission of a statement of any particulars of any filing previously made to the registrar with respect to registration, modification or satisfaction shall be rectified.
ठीक है। ये ऑर्डर पास करते समय जब एक्सटेंशन दे रही होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तब कुछ कंडीशंस भी अगर इंपोज करना चाहे तो वो ऐसा कर सकते। क्लियर है? फिर क्या है? कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ सीजी. CG is empowered to make an order if an application is made to CG by the company or any other interested person and CG is satisfied कि भाई जो इंटीमेशन है या सेटिस्फेक्शन है वो धोखे से मिसस्टेट हो गया था या ध्यान नहीं दिया या किसी भी और सफिशिएंट कारण से, और किसी क्रेडिटर शेयर होल्डर के खिलाफ नहीं जा रही है ये बात, तो फिर CG अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो आपको टाइम एक्सटेंड कर सकता है. और कितना टाइम एक्सटेंड कर सकता है? अप टू 300 days फ्रॉम सच पेमेंट और सेटिस्फेक्शन. देखो जरा, कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय सीजी में क्या लिखा है? सीजी इज एम्पावर्ड टू मेक सच ऑर्डर इफ एन एप्लीकेशन इज मेड, और सीजी सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई तुमसे कुछ गलती एक्सीडेंटल ड्यू टू इनएडवर्टेंस या सफिशिएंट कॉज, और इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ जो कि क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स को प्रेजुडिस करे. रूल्स में क्या दिया है कि ये काय में जाएगी इसकी एप्लीकेशन? CHG 8 में, है ना. डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन और ओमिशन इफ एनी फाइलिंग प्रीवियसली, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसको करवा सकते हैं, या तो फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकते हैं अप टू 300 days. लेकिन एक्सटेंशन ऑफ टाइम 300 days का मैक्सिमम कितने में, वो सिर्फ किस केस में जा सकता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. बहुत ध्यान से, 300 days के एक्सटेंशन पे हम कब जा रहे हैं? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज. बाकी रेक्टिफिकेशन कब भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है, मतलब फिर उसमें 300 हो या कोई भी टाइम लिमिट एज सच उसमें नहीं दी गई है. क्लियर है? गलती है तो कभी भी सुधरवा लो. रीड कर लो पूरा. बढ़े आगे बढ़े. देखो क्या बोल रहे हैं, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन. पनिशमेंट कंपनी के लिए क्या है? 1 लाख से 10 लाख. आ रहा है समझ में? अगर कंपनी ने कोई भी प्रोविजन 77 से लेकर के 85 तक में गड़बड़ किया तो कंपनी को फाइन होगा 1 लाख से 10 लाख. ठीक है. फिर है पनिशमेंट फॉर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना होगा? 6 महीने तक की कैद, मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 1 लाख, या फिर दोनों के दोनों.
उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझ के किया तो कहां पर फंस जाओगे आप, 447 यानी कि फ्रॉड वाला जो सेक्शन है उसमें चले जाओगे आप। क्लियर है? फिर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इफ एनी पर्सन विलफुली फर्निशेस any false or incorrect information or knowingly suppress any material information, ठीक है ना, required to be registered, he shall be liable under 447। अब बहुत बेसिक सा है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, देखो गिरवी रखने के दो तरीके होते हैं, उसकी बात की जा रही है, फिक्स चार्ज और किसमें, फ्लोटिंग चार्ज में। गिरवी रखने के दो तरीके हैं, सिंपल। क्लियर है? ठीक है ना? तो क्या तरीके हैं गिरवी रखने के, या तो मैं अपनी कोई पर्टिकुलर चीज गिरवी रख दूं, जैसे मान लो मैंने लोन लिया और मैं ये लैपटॉप गिरवी रख लूं, पॉइंट समझ आ रहा है, ये क्या होगा, फिक्स चार्ज। तो फिर फ्लोटिंग क्या होगा, मैंने किसी से लोन लिया और मैंने अपनी क्लास का फर्नीचर गिरवी रखा, ऐसे कि इस क्लास की 5 टेबलें तुम्हारे पास गिरवी हैं, कौन सी वाली 5 मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, कौन सी वाली 5 मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं, कोई भी 5, क्लास में हमेशा फर्नीचर रहेगा, समझना रहे, जो भी 5 हो। अब समझना, अब मान लो कि मैं इसमें से ये टेबल अलग करना चाहूं तो मेरे को पूछना पड़ेगा क्या, नहीं, ये अलग करूंगा, दूसरी ले आऊंगा, यानी कि चेंज होता रहेगा मेरा जो असेट है। तो जो नया आएगा उनमें से भी कोई 5 उसके पास गिरवी रहेगा। लेकिन जब मैंने फिक्स चार्ज करवाया है, फिक्स चार्ज का मतलब है कि ये वाला लैपटॉप मैंने क्या करवाया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, तो क्या होगा, यही वाला लैपटॉप क्या रहेगा, गिरवी रहेगा। ये होता है क्या, फिक्स चार्ज। समझना रहे, तो अगर ये फिक्स चीज खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में पूरा फर्नीचर चेंज हो जाए तो भी वो फ्लोटिंग चार्ज क्या रहेगा बेटा, बरकरार रहेगा। आप पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये क्लियर है बेटा, समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो ये होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। तो आप देखो इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर कि फिक्स चार्ज क्या है, इट इज क्रिएटेड ऑन सम आइडेंटिफिएबल प्रॉपर्टी, फिक्स्ड, स्पेसिफिक, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। जबकि फ्लोटिंग क्लास ऑफ एसेट है ना, जब मैंने फिक्स बोला तो मैंने बोला ये वाला लैपटॉप, समझ में आ रहा है? जब मैंने फ्लोटिंग बोला तो मैंने ये वाली टेबल नहीं बोला, मैंने बोला फर्नीचर, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर फिक्स चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज में बिना चार्ज होल्डर से पूछे मैं उसमें मैं अगर इस लैपटॉप को बेचने चाहूंगा तो मेरे को उससे पूछना पड़ेगा जिसके पास मैंने इसको गिरवी रखा है। लेकिन जब मैं फर्नीचर बेचने जाऊंगा तो मुझे नहीं पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उससे बिना पूछे बेच नहीं सकता, उससे बिना पूछे सब्सिक्वेंट चार्ज, मतलब इस पर किसी और को गिरवी रख दूं क्या, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहां मैं किसी और के पास और चीजें गिरवी रख सकता हूं, हाँ, फ्लोटिंग में। समझ गए? फिर फिक्स चार्ज इज जनरली क्रिएटेड ऑन फिक्स एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, जबकि फ्लोटिंग चार्ज इज जनरली क्रिएटेड ऑन द एसेट्स एज आर ऑलवेज सर्कुलेटिंग, जैसे कि स्टॉक या डेटर्स एक्सेट्रा। समझ गए आप पॉइंट? उसके बाद है बेटा क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल कॉन्सेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन, कुछ नहीं, देखो फ्लोटिंग है, 5 टेबल मैंने गिरवी रखी, लोन लिया था, अब मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, तो जिस दिन मैं लोन नहीं चुकाऊंगा उस दिन वो आएगा और इनमें से 5 टेबल उसने आइडेंटिफाई करके अब वो क्या कर देगा, उसको फिक्स्ड। इस चीज को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जिस दिन फ्लोटिंग किस में बदलेगा, फिक्स्ड में, उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टलाइजेशन। आ रहा है समझ में? देख लो जरा मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स द right of the company to deal in the assets which are subject of floating charge comes to an end. हिंदी में है ना?
एग्जाम्पल से लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन नहीं चुकाया, जब आप लोन नहीं चुकाओगे तो जो आपका फ्लोटिंग जो आपने चार्ज रखा हुआ है वो किस में बदल जाएगा? फिक्स में। इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फ्लोटिंग चार्ज के फिक्स में बदल जाने को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है ना? तो कब कब होगा? केसेस इन विच क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर द कंपनी हैज बीन ऑर्डर टू वुंड अप, कंपनी बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया है, या फिर कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन होना बंद हो गया है, या जब रिसीवर अपॉइंट हो गया है, या ऑब्वियसली बात है कंपनी ने क्या किया है? डिफॉल्ट किया है। तो क्या होगा? आपका फ्लोटिंग चार्ज किस में बदल जाएगा? फिक्स में। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? रीड कर लो, है ना? आज तुम्हारी 9:30 से क्लास है ना?